बिरसा मुंडा और जयपाल मुंडा पर बात करेंगे। बिरसा मुंडा और जयपाल मुंडा पर बात करने से पहले मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों से कुछ सवाल पूछे जाएं। ऐसे में हम लोग जल जंगल जमीन पर किसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, भारत का असली मालिक कौन है, इस जल जंगल जमीन के भीतर समाये अपार संसाधनों का, खनिजों का, इस पर पहला हक किसका है और विकास के नाम पर कौन मारा जाता है और इसकी भेंट कौन चढ़ता है। विकास का अर्थ क्या है, विकास किसके लिए और किसके बिना पर होता है, यानी किसका सब कुछ छीन करके किसको मिलता है। इन सवालों के साथ आज की बातचीत शुरू करेंगे और एक टेस्ट आप अपना भी कीजिए कि आपने उलगुलान शब्द सुना है, उलगुलान का मतलब जानते हैं। आप सोच के देखिएगा कि आपने यह शब्द पहली बार कब सुना, क्या इसके बारे में जानने की कोशिश की कि उलगुलान क्या होता है, किसको कहते हैं, दिकू शब्द का क्या अर्थ है, आबा क्या है। क्या आपने कभी ये नारा सुना है, आबुआ देशुम आबुआ राज? अगर आप ये नहीं जानते तो दरअसल आपने इस देश के मूल निवासी, आदिवासी, आदि यानी सबसे शुरुआती दौर से जो यहां वास कर रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं जानते। तो आज हम इन दो नायकों के जरिए ये सीखने और समझने की कोशिश करेंगे कि वे कौन लोग थे जिन्होंने इस देश को मुकम्मल होने में अपना योगदान दिया। और इस कड़ी में हम बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा पर बात करेंगे। तो बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी को, आज चूंकि बुद्ध पूर्णिमा है, गौतम बुद्ध तथागत बुद्ध को याद करते हैं और आप सभी को नमो बुद्धाय बोलते हैं, क्योंकि आज गौतम बुद्ध को कहे जाने वाले, आदिवासी कहे जाने वाले तबके की आवाज को, आत्मविश्वास को, प्रतिरोध को एक मंच दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया। और तब हम बिरसा मुंडा पर बात करेंगे, जो शख्स बांसुरी बजाता था, जो शख्स जड़ी बूटियों के बीच से इलाज करने की देशज परंपरा को जीता था, जिसको उसके लोगों ने भगवान का दर्जा दिया। उन्हें धरती आबा, वीर बिरसा कहा जाता था। वो केवल अंग्रेजों से नहीं लड़े, वो अपनी पहचान के लिए लोगों को संगठित करके मुखर होते हैं। तो बातचीत शुरू करने के लिए मैं हरिराम मीणा जी की एक छोटी सी कविता का सहारा लेता हूं। मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। मैं केवल देह नहीं, जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान। हरिराम मीणा की इस कविता के साथ हम जब बातचीत शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं फिर से आपसे दोहराता हूं कि आप इस शब्द पर गौर करिए और खुद की एक पड़ताल करिए कि आपने उलगुलान का मतलब कभी सोचा, जाना, कैसे जाना? क्या आपने बिरसा मुंडा की कोई जीवनी पढ़ी है? क्या आप बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में उतना जानते हैं जितना भारत भाग्य विधाता तमाम महानायकों, राष्ट्र नायकों और स्थापित किए गए महापुरुषों, महात्माओं के बारे में जानते हैं?
अगर नहीं तो क्यों नहीं? और उस शख्स की तस्वीरें तक नहीं मिलती जिस शख्स का जीवन काल 1875 से 1900 के बीच का है। ऐसा भी नहीं है कि उस दौर के लोगों की सारी चीजें नहीं मिलती, लेकिन एक शख्स है जिसके शरीर पर पूरा कपड़ा भी नहीं, और उसकी एकमात्र तस्वीर मिलती है जब 1940 में रामगढ़ झारखंड में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। उसके स्मारिका पर बिरसा मुंडा का एक चित्र मिलता है, क्योंकि उस स्मारिका में जीएस सोंधी का एक लेख छपा था, और उस लेख के साथ एक चित्र मिलता है जिसे पिसेल नामक चित्रकार ने बनाया था। और जो चित्र आज भी आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो वही चित्र मिलेगा। पगड़ी बांधा हुआ एक नायक, जो इस चित्र में शायद आप देख पा रहे हैं, पगड़ी बांधा हुआ नायक, और हाथ में आप अगर ध्यान से देखेंगे इस चित्र में तो हाथ में एक रस्सी बेड़ी पड़ी हुई है, गठीला बदन, और हाथ में दोनों हाथों को बांध करके एक रस्सी लगाई गई थी। यही एकमात्र चित्र 1940 का मिलता है। तो जिसके बारे में न पढ़ा गया, न जाना गया, न समझा गया, उस बिरसा मुंडा के बारे में बात करेंगे। बिरसा मुंडा के बारे में बहुत बुनियादी कुछ बातें मैं ऐसे ही परिचय के रूप में देता हूं कि 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म छोटा नागपुर के चलखड़ नामक जगह पर है, जो खूंटी नामक एक परगना, एक जगह से बाद में जो खूंटी जिले में आया, वहां चलखड़ में इनका जन्म हुआ। इनकी ऊंचाई मानी जाती है 5 फुट 4 इंच के थे, रंग गोरा, और इनके माता का नाम करमी था और पिता का नाम सुगना मुंडा। उनके घर में एक बालक का जन्म होता है, और इस पूरे जीवन को लेकर के विवाद है। हमें सहारा किसका मिलता है? कुछ लोक गीतों का, जो आदिवासी जनजीवन के बीच गाए जाते थे, और बाकी सूचनाएं अंग्रेजों के कुछ सरकारी दस्तावेजों से मिलती हैं। और ये जिस जगह की बात हो रही है, जिस जगह बिरसा आबा का जन्म हुआ, वो भारत की भूगोल का 2% हिस्सा ही कवर करता है, छोटा नागपुर का इलाका, लेकिन खनिज संसाधनों की दृष्टि से वो 36-30% हिस्सा कवर करता है। उस छोटा नागपुर के पठारी इलाके में 15 नवंबर 1875 को बिरसा का जन्म होता है। उस जगह पर संथाल, मुंडा, उरांव, हूं जैसी लगभग 30 जनजातियां रहती थीं, और बाहर से आए लोग इन सबको सामूहिक रूप से कोल कहते थे। मुंडा जनजाति में बिरसा मुंडा का जन्म होता है। इसके इतिहास की खोज करने वाले तमाम अध्येताओं ने इस मुंडा जनजाति को हड़प्पा सभ्यता से जोड़ा। 2000 साल से इस जगह पर रहते आए होने की परंपरा को बताया। यह मिलता है कि मुंडा जनजाति ने इस छोटा नागपुर के इलाके में कृषि के लिए जमीन तैयार की, और उस जो कबीलाई जीवन था उसमें मुंडा प्रधान, यानी उस पूरे एक कस्बे का जो प्रमुख होता था उसे मुंडा कहते थे। पदनाम है ये, जैसे कुछ और पदनाम मिलते हैं, महतो, दीवान, पुरोहित, घटवार, उसी तरह से मुंडा, और फिर ये जनजाति के जीवन से जुड़ गया। तो ये छोटा नागपुर का इलाका जहां बिरसा का जन्म होता है, और इस इलाके में यह माना जाता है कि 1889 और 90 के आसपास जिस समय बिरसा का जन्म होता है, उस समय के सरकारी दस्तावेजों पर एक हालात निकल करके वो विद्रोही स्वर में देते हैं, क्योंकि इसी ईसाई मिशनरी से शिक्षा मिली बिरसा को। बिरसा मुंडा खुद पढ़ने गए और उन्होंने शिक्षा हासिल की चाईबासा जगह पर, जो ईसाई मिशनरी स्कूल था चाईबासा, वहां से उन्होंने शिक्षा हासिल की थी, लेकिन बहुत तेजी से इसको छोड़ा। अरुंधति रॉय एक वाक्य लिखती हैं अपने एक लेख में, जो
बहुत सटीक जुड़ता है बिरसा से। वो लिखती हैं कि जब ईसाई मिशनरी के लोग आदिवासी इलाकों पर आए तो उनके पास बाइबल थी, हमारे पास जमीन थी, और आज हमारे पास बाइबल है और उनके पास जमीन है। बिरसा का यह राजनीतिक समझ थी जो ये कहती है कि आप हमारे जल जंगल जमीन को लूटने के लिए आए हैं, आप दिक्कू हैं। दिक्कू यानी धोखेबाज, साजिशकर्ता, बाहरी लोग, और हम यहां के मूल निवासी हैं, इसलिए इस पूरे मिशन को वो आगे बढ़ाते हैं। मुंडा कबीले में धार्मिक विश्वास भी था, और हम आगे अभी बात करेंगे कि खुद बिरसा को लोग भगवान मानते हैं, और एक धार्मिक कलेवर के भीतर बिरसा की राजनीतिक लड़ाई शुरू होती है। बिरसा भगवान क्यों कहे जाते हैं, इसका एक अतीत है। धार्मिक विश्वास में मुंडा लोग सिंगा बुंगा को सबसे बड़ा ईश्वर मानते हैं। बुंगा शब्द यहां आत्मा से जुड़ा हुआ है, और कई शब्द वहां मिलते हैं, सिंह बोंगा, दिसाउली बोंगा, बारांडा बोंगा, चांदी बोंगा, ओरा बोंगा। ये एक माइथोलॉजिकल अतीत आदिवासियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो सिंगा बोंगा, सिंह बोंगा, ये उनके सबसे प्रमुख उपासक जिनकी उपासना ये करते हैं। और दूसरी सबसे खूबसूरत बात, पूरा आदिवासी जीवन, पूरा आदिवासी समाज जब नारे लगाता है ना कि जल जंगल जमीन, और इस जल जंगल जमीन पर हमारी हिस्सेदारी है, क्योंकि उसने प्रकृति से अपनी पूरी सभ्यता को जोड़ा, अपने वजूद को जोड़ा। इसका उदाहरण उनके पर्व और उनके त्योहारों से मिलता है। उनके प्रमुख पर्व क्या है मुंडा जनजाति में? मांगे पर्व, फागु पर्व, सरहुल, होनबा पर्व, करम। ये सभी त्योहार, ये सभी उत्सव, ये सभी पर्व प्रकृति से जुड़े हुए हैं, कोई खेती से जुड़ा हुआ है। अभी हमने जिक्र किया कि मुंडा जनजाति ने वहां जंगलों को साफ करके खेती का काम शुरू किया था हजारों साल पहले। तो उस खेती की फसलों से कुछ पर्व जुड़े हुए हैं, कुछ फूलों के खिलने के मौसम से जुड़े हुए हैं, कुछ मौसमों के बदलने से जुड़े हुए हैं। ये आदिवासी जीवन था जो दरअसल प्रकृति से सीधा रिश्ता रखता है। और जब हम आज देख रहे थे, आज भी आदिवासी अपने वजूद के लिए ही तो लड़ रहे हैं। क्या हमने कभी इनके पर्व के बारे में जाना? कभी इनके पहनावे के बारे में जाना? इनकी भाषा कौन सी है? इनकी भाषा में कौन सा लिटरेचर लिखा गया? इनके लोकगीत कैसे हैं? ये लोग क्या सोचते हैं अपनी सभ्यता को दिक्कू लोगों की सभ्यता से जोड़ते हुए? इन लोगों के लिए राष्ट्र की परिभाषा क्या है? इन लोगों के लिए राष्ट्रवाद क्या है? क्या आपने कभी इन सवालों पर विचार किया? क्या आपके पाठ्यक्रम ने, क्या आपकी शिक्षा प्रणाली ने, क्या आपके पूरे ज्ञान प्रतिष्ठानों ने आपके देश के मूल निवासियों के बारे में एबीसीडी क ख ग घ भी पढ़ने और समझने का मौका दिया? नहीं दिया। सोचिएगा। तो इस तरह से इनका मुख्य भोजन चावल है, और चावल से बना हुआ पेय पदार्थ हड़िया, ये पारंपरिक पेय पदार्थ इनका होता था। महुआ की शराब पीने का भी इनका एक प्रचलन रहा इनके यहाँ, जो जिसको माना जाता है कि इस शराब के बिजनेस से वहां के ठेकेदार बहुत ताकतवर हुए, और इस पूरी परंपरा का विनाश हुआ। इस इलाके में मुंडारी भाषा बोली जाती थी। अब उसके बाद इनके पॉलिटिकल या बिरसा मुंडा के हम एक सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं। इनके जीवन के बारे में एक जिक्र ये मिलता है कि इनके आनंद पाड़ एक गुरु मिलते हैं, जो जब ये मिशनरी बपतिस्मा के बाद ईसाई मिशनरियों से दूर हट करके आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि फिर हिंदू माइथोलॉजी में इनको दीक्षित करने का एक जिक्र मिलता है आनंद पाठ के जरिए, कि इनको महाभारत रामायण की कुछ बातें, फिर कुछ लोग इन्हें विष्णु का अवतार और ये सारी बातें मानते हैं, जनेऊ धारण करते हैं। लेकिन उसके बाद एक परिवर्तन दिखता है बिरसा मुंडा में, और फिर कुछ कहानियां मिलती हैं। पहली कहानी ये मिलती है कि पहले इन्होंने एक ख्वाब देखा, अपने साथी से इन्होंने उस ख्वाब को साझा किया कि मेरे सपने में एक बूढ़े बाबा आए, उन्होंने 4 लोगों को एक काम दिया। उनमें एक पुलिस का आदमी था, एक मजिस्ट्रेट था, एक जमींदार ठेकेदार था, और एक बिरसा यानी मैं खुद था। इस महुआ के पेड़ से ये लेकर के आओ।
और वो 3 हार जाते हैं और मैं जीतता हूं और मैं वो ले आता हूं। इस स्वप्न ने बिरसा को एक एक अवतारी, एक चमत्कारी व्यक्तित्व की दिशा में आगे बढ़ाया। फिर एक दूसरा किस्सा मिलता है कि बिरसा एक बार जंगल से जा रहे थे, गोरे रंग के थे, अचानक आकाश से बिजली गिरती है और उनका रंग सांवला हो जाता है और उनके भीतर एक नई ताकत का संचार होता है। और तब से लोग ये कहने लगते हैं कि बिरसा भगवान है। उसके बाद वो माइथोलॉजी, धार्मिक माइथोलॉजी को अपने सामाजिक काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। वो बिरसा जड़ी बूटियों से औषधियों को बनाने का काम करते हैं। धीरे धीरे बिरसा जो ईसाई मिशनरियों से शिक्षा मिली थी उससे अपने समाज को सचेत करने की कोशिश शुरू करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजों को व्यवस्थित किया और पढ़ा कि यहाँ दिक्कू जो है, जो बाहरी जनजाति के लोग हैं, वो किस तरह से हमारे संसाधनों और हमारी संस्कृति के ऊपर खतरा बने हुए हैं। याद रखिएगा, बिरसा का आंदोलन केवल अंग्रेजों के खिलाफ इस मायने में नहीं था कि अंग्रेजी शासन दूर हो। बिरसा का पूरा पूरा संघर्ष अस्तित्व का था, वजूद का था और अपनी सांस्कृतिक सामाजिक पहचान के लिए था। और इसके लिए फिर वो अपनी पहचान को धार्मिक कलेवर में इस्तेमाल करते हैं। और फिर एक वाकया घटता है कि जब बिरसा आबा बिरसा भगवान के रूप में प्रस्तुत होते हैं तो गांव के लोग धीरे धीरे उनसे मिलने लगते हैं। और एक बच्चे को चेचक हुई रहती है और बच्चे के ऊपर बिरसा हाथ रख के फेर देते हैं, उसकी चेचक ठीक हो जाती है और पूरे इलाके में ये बात फैल जाती है कि एक भगवान का अवतार हुआ है, वो छूते ही बीमारी ठीक कर देता है। और फिर धीरे धीरे वो बिरसा अपने पूरे अभियान को शुरू करते हैं। इस बीच में एक घटना घटती है। अंग्रेजों ने 1882 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू किया और इसके जरिए आदिवासियों को जंगल के अधिकार से वंचित कर दिया। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882। अंग्रेजी सरकार आदिवासियों पर अपनी व्यवस्थाएं थोपने लगी। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर आदिवासियों के वे गांव जहां वे सामूहिक खेती करते थे, जमींदारों और दलालों में बांटकर राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी। और फिर शुरू होता है अंग्रेजों और तथाकथित जमींदार, महाजन, ठेकेदार, इन सब के नेक्सस के द्वारा आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन और इन सब के जरिए उनके वजूद का शोषण। और इस पृष्ठभूमि में एक किस्सा मिलता है जो सुनील खिलनानी अपनी इस किताब में उसको अंग्रेजी में लिखते हैं, मैंने उसका हिंदी तर्जुमा किया है। बिरसा इसके बीच से खड़ा होता है लड़ने के लिए। डीप इन द वाइल्ड फॉरेस्ट हु इज क्लैपिंग, डीप इन द वाइल्ड फॉरेस्ट बिरसा इज क्लैपिंग, बिरसा क्लैप्स, बियर्स, वाइल्ड बफेलोज, डियर्स, एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस अंडरस्टैंड बट नॉट मैन। इसका हिंदी तर्जुमा कि घने जंगलों के बीच कौन ताली बजा रहा है? घने जंगलों के बीच बिरसा ताली बजा रहा है। बिरसा ताली बजा रहा है। भालू, जंगली भैंसें, हिरन, हाथी, घोड़े सब समझ रहे, इंसान नहीं समझ रहा। और यहां से एक नई शुरुआत। और ये वक्त था 1895 का, जब बिरसा की उम्र बमुश्किल 20 साल के थे। और 20 साल का ये नवयुवक अपने उस धार्मिक चमत्कारिक व्यक्तित्व के साथ, अपने उपदेशक व्यक्तित्व के साथ, अपने संगठनकर्ता व्यक्तित्व के साथ आदिवासियों को जोड़ने और उलगुलान के लिए तैयार करने की मुहिम में लग जाता है। 6 अगस्त 1895 को बिरसा ने अंग्रेजों के लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ जल, जंगल, जमीन की हिस्सेदारी की लड़ाई शुरू कर दी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी जंग का ऐलान किया। यह मात्र विद्रोह नहीं था, आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने का संग्राम था, जिसे बिरसा ने नाम दिया उलगुलान, यानी क्रांति, यानी विद्रोह, सब कुछ बदल करके अपना हक पाने का। और इसी समय बिरसा ने एक नारा दिया, आबुआ देशुम आबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज, बाहरी राज नहीं चलेगा। और यहां से गुरिल्ला युद्ध के जरिए आदिवासी समाज के बीच को लोगों को एकजुट करते हैं। और वहां उस पहाड़ी पर जहां बिरसा संबोधित कर रहे थे, वहां उन्होंने एक भाषण दिया। और बिरसा ने अपने भाषण में अपनी धार्मिक चमत्कारिक व्यक्तित्व के प्रतीकों का पॉलिटिकल यानी सियासी
संगठनात्मक ढंग से इस्तेमाल किया और ये बात कही कि अब आसमान से आग बरसेगी और जो दिक्कू का साथ देगा, जो हमारे साथ नहीं होगा, वो दिक्कू के साथ जल जाएंगे। इस बात का गहरा असर पड़ा और लगभग 6000 लोग घर में बने हुए हथियारों, करछी, बर्छी, कुल्हाड़ी, गुलेल, इन सब के जरिए सशस्त्र विद्रोह के साथ अगस्त 1895 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। और ये युद्ध लगातार गुरिल्ला की शैली में, गुरिल्ला युद्ध की तरह चलता है। लगातार बिरसा अपने नायकत्व में आदिवासियों को संगठित करके दिक्कू के खिलाफ जो नेक्सस बन गया था, अंग्रेज अधिकारी, जमींदार, ठेकेदार और जो वो लोग उनका बीच बिचौलिए की संस्कृति वाले लोग थे, इन सबको लेकर के वो विद्रोह करते हैं, कुल्हाड़ी लेकर चलते हैं। और इसका मतलब यह है कि वे लोग हमारे लिए मुश्किल पैदा करने वाले हैं। पर आदिवासी लोग तो ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए हैं, जो आज भी कर रहे हैं, उसके पहले भी करते रहे। उन्होंने ओरांग और जनजाति का उदाहरण दिया और इस असेंबली में उनका कोटेशन है, इस असेंबली में सिर्फ एक ही ओरांग सदस्य है, जबकि ओरांव जनजाति भारत में चौथी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है। जयपाल सिंह मुंडा ने ओरांव के बारे में आगे कहा, वे यात्रा और मेला का आयोजन करते हैं, उनके वार्षिक सांस्कृतिक समारोह हैं, उनके कई ऐसे समारोह हैं जिनमें ओरांव गांव का मुखिया झंडा लेकर चलता है और शेष लोग लाठी लेकर चलते हैं, उनके पीछे चलते हैं और अखाड़े या गांव तक जाते हैं। यह लोगों का त्योहार है। पीढ़ियों से ये लोग किसी को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा करते आए हैं और अब हमें 2 वर्ष पहले यह बताया गया कि हम हथियार लेकर नहीं चल सकते। यहाँ बिहार के कई सदस्य बैठे हैं जो अपने घर तक नहीं पहुंच सकते जब तक हथियारबंद लोग उनके साथ न हो। हमारे देश में हम लोग जंगल में रहते हैं, हम सब लोग, यहां तक कि महिलाएं भी हथियार लेकर चलती हैं, पर वास्तव में ये उस रूप में हथियार नहीं होते। अब हमें जब भी सभा करनी होगी, हमारे लोग अपनी परंपरागत वस्तुओं के साथ वहां आएंगे। मुझे बताया जाए कि क्या अब हम इसका अर्थ यह लगाएं कि यह हम अशांतिपूर्ण ढंग से जमा हुए हैं और किसी गैर कानूनी कार्य के लिए हथियार लेकर चल रहे हैं। महाशय, यह बात कुछ ऐसी है जिसे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। अगर जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में न शामिल होते तो इस बारीक बात को कौन रखता कि आप जो शस्त्र अधिनियम बना रहे हैं, यह एक ही तबके, मूल निवासी तबके के लिए कितना भेदभावपूर्ण है। इसलिए हम यह सवाल सामाजिक न्याय की पाठशाला और हजारों सैकड़ों साल की परंपरा में लगातार ये उठाते हैं कि गैर कोई उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। मैं फिर से इस कड़ी में आपसे कह रहा हूं कि बिरसा मुंडा गैर आदिवासी तबके से कोई नहीं पैदा हुआ। जयपाल सिंह मुंडा गैर आदिवासी तबके से होते तो इन बारीक चीजों को संविधान सभा की बहसों में खड़ा नहीं कर पाते और संविधान आपका मुकम्मल नहीं बनता। इसलिए पहचान बहुत अहम होती है। एक इस पूरे बहस को इस बात में खत्म किया जाए। कोटेशन है, मैं आदिवासियों के इलाके में, आदिवासियों के बीच काफी घूमा। मैं 9 वर्षों में 1,14,000 मील की यात्रा की है। जयपाल सिंह मुंडा का कथन है। इससे मुझे पता लगा कि आदिवासियों को किस बात की जरूरत है। असल में हम तो एसी रूम में बैठ करके सबके लिए नीतियां बनाते हैं। हम दिल्ली में बैठ कर कहते हैं जाति खत्म हो गई है। हम बड़े बड़े महानगरों में 4 दोस्त बना लेते हैं अलग अलग जाति के और फिर कहते हैं जाति पर बात मत करो, ओह जातिवाद बढ़ रहा है, जातिवाद पर जाति। तो भाई आदिवासी पर तो आपने बात ही नहीं की। आज भी आपको यह सोचना चाहिए कि आदिवासी की जल जंगल जमीन से बेदखली 2019 में हुई। करोड़ की संख्या में आदिवासी अपनी जल जंगल जमीन से बेदखल किए। दिल्ली में नारा लगा और मैं अपनी ईमानदारी से बात कहता हूं, आबुआ देशुम आबुआ राज पहली बार मैंने वहां सुना। अब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि इस देश के पाठ्यक्रम में प्राइमरी एजुकेशन से बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा को सिलेबस में होना चाहिए था। हमने उन्हें सिलेबस से बाहर निकाल करके इस देश को कितना नुकसान पहुंचाया, ये हम आरोप लगा रहे हैं। मैंने इतनी यात्रा की, मुझे पता चला कि आदिवासियों को किस बात की जरूरत है और इस सदन से उनके लिए क्या उम्मीद की जाती है। उन्होंने आग्रह किया कि आदिवासियों के हितों और उनकी खासियत को संरक्षित किए जाने और उनको देखभाल किए जाने की जरूरत। और हम कुछ अलग नहीं मांग रहे। यहीं पर इस कोटेशन पर बात खत्म करेंगे कि जयपाल सिंह मुंडा कहते हैं कि हम अलग से ट्रीटमेंट नहीं चाहिए,
हमें भारतीय, आम भारतीय नागरिक की तरह आप नागरिक होने का मौका दीजिए। तो जाते जाते आज सामाजिक न्याय की पाठशाला के 5वें हिस्से में हमने बिरसा मुंडा की बात की, जयपाल मुंडा की बात की। एक बार सोचिएगा, बिरसा मुंडा की तस्वीर आपने कौन सी देखी है? बिरसा मुंडा कब पैदा हुए थे, कब मरे, 25 साल के जीवन में क्या क्या किया, क्या आपने कभी जाना है? जयपाल सिंह मुंडा कौन थे? क्या अगर वो संविधान सभा की बहस में न होते तो ये संविधान इतना मुकम्मल बन पाता? क्या जयपाल सिंह मुंडा अगर संविधान सभा की बहस में न होते तो क्या आदिवासी आरक्षण हो पाता? जयपाल सिंह मुंडा अगर संविधान सभा की बहस में न होते तो क्या उन तमाम महान लोगों ने जिनको आजाद हिंदुस्तान का मुस्तकबिल लिखना था, उन लोगों को पता चल पाता क्या कि आदिवासियों के लिए शराब क्या मायने रखती है, हथियार क्या मायने रखते हैं, आदिवासियों के लिए जमीन क्या मायने रखती है, आदिवासियों के लिए वन संरक्षण अधिनियम क्या मायने रखते हैं? और आदिवासियों के साथ इस देश में सबसे ज्यादा धोखा हुआ है जब हमने आधुनिक लोकतांत्रिक संस्थाओं को जन्म दिया। तो उन संस्थाओं के जरिए भी सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो महिलाओं का और आदिवासियों का, दलितों का हुआ है। इसलिए आज भी ये हिंदुस्तान मुकम्मल नहीं बना है, अपने अंतर विरोधों का शिकार है। और बिरसा मुंडा के हाथ में एक मशाल देखेंगे, जाते जाते फिर से सोचिएगा, उलगुलान शब्द कभी आपने सुना था? कभी सुना तो उसमें जानने की कोशिश की, उलगुलान का अर्थ क्या होता है, दिकू का अर्थ क्या होता है, अबुआ देशुम अबुआ राज का अर्थ क्या होता है? जयपाल सिंह मुंडा जब कहते हैं कि मैं संविधान सभा की बहस में खड़ा होकर के, इस संसद में खड़ा होकर के एक जंगली बोल रहा हूं, आदिवासी बोल रहा हूं, 6000 साल का इतिहास बोल रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि हम आदिवासियों को एक आम नागरिक की तरह समानता और न्याय मिले। एक सवाल जाते जाते आपसे कि क्या यह समानता और न्याय मिल पाया? और अगर नहीं मिल पाया तो आदिवासी की लड़ाई आदिवासी लड़ेगा तो यह देश मुकम्मल बनेगा क्या? फिर आप मनुष्य किस बात के? मैं आदिवासी नहीं हूं और इसलिए मुझे आदिवासी तबके के बारे में जानकारी ही नहीं है। उनकी भाषा, उनकी रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, उनका वजूद, उनकी मुश्किलें, उनके संघर्ष, उनका प्रतिरोध, उनके लोकगीत, उनकी परंपरा, हम कुछ नहीं जानते। और हम दावा करते हैं कि हमने रामायण महाभारत गीता पढ़ लिया। तो आज मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि अपने इस वजूद को नहीं जानेंगे तो हम एक अधूरी लड़ाई लड़ रहे होंगे। तो जयपाल सिंह मुंडा ने बिरसा मुंडा की उस मशाल को आगे बढ़ाया, झारखंड आंदोलन को आगे बढ़ाया। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य तो बन गया, लेकिन झारखंडी अस्मिता, आदिवासी अस्मिता, जिस आग की मशाल बिरसा मुंडा ने जो शुरू की थी, उन पहाड़ियों को जब मैं याद करता हूं, मैं उन पहाड़ियों का नाम लेना चाहता हूं। जब उलिहातू के नजदीक डोम वाली पहाड़ी से दिक्कों के खिलाफ उलगुलान पेश कर रहे थे, जब सिम्बुआ की सभा में उलगुलान पेश कर रहे थे बिरसा, जब धरती आबा के नाम से लड़ रहे थे, और जब बिरसा जाते जाते ये कह रहे थे कि मैं तुम्हें अपने शब्द दिए जा रहा हूं, उन्हें फेंक मत देना, अपने घर या आंगन में उसे सजो कर रखना, मेरा कहा कभी नहीं मरेगा। उलगुलान, उलगुलान, और ये शब्द न मिटाए मिट सकेंगे, ये बढ़ते जाएंगे बरसात में बढ़ने वाले घास की तरह। तुम कभी हिम्मत मत हारना, उलगुलान जारी रहे। आप सभी को हूल जोहार। जाते जाते सोचिएगा, हूल जोहार का मतलब जानते हैं? और अगर नहीं जानते तो आप भारतीय किस बात के हैं? उलगुलान का मतलब जानते हैं? पढ़िएगा। मैं इसी बात के साथ आप सभी से इजाजत लेना चाहता हूं। फिर से बुद्ध पूर्णिमा पर आप सभी को नमो बुद्धाय। बिरसा आपा की उस मशाल को जारी रखना है, वो जल रही है आज भी, क्योंकि आज भी आदिवासी को उसका हक नहीं मिला। जयपाल सिंह मुंडा के भीतर जो वजूद बोल रहा था हजारों साल के शोषण का, वो आज भी कहीं किसी कोने बोल रहा है। बस हम अपर मिडिल क्लास, विकास के पैमाने पर सारा कुछ दाव पर लगा है आदिवासी तबके का, और उस पर आनंद हो रहा है, विकास हो रहा है। आप देखिए ना, जल जंगल जमीन पर दखली का अंबानी अडानी ग्रुप को सारा कुछ जमीन लीज पर देने का कौन नियम बना रहा है? कौन रिलायंस को फैक्ट्री देने के लिए वहां के पालगढ़ महाराष्ट्र से लेकर के
अभी झारखंड में, कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद गुजरात में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में कौन सी जगह ऐसी है जहां आदिवासी आज भी संघर्ष नहीं कर रहे अपने जल जंगल में जमीन बचाने के लिए? आदिवासियों के जंगल जमीन हमारे विकास के लिए दांव पर लग करके बर्बाद हो रहे हैं। अगर आपको भारत को बचाना है तो आदिवासियों को जल जंगल जमीन पर बचाना होगा, अबुआ देशों, अबुआ राज बचाना होगा, वरना उनको उलगुलान करने से कोई रोक नहीं सकेगा। उलगुलान तब तक जारी रहेगा जब तक आदिवासियों का हक न मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। हुल जोहार, उलगुलान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।